नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर तो लगातार बात हो ही रही है, लेकिन इसमें बिहार कहीं पीछे न छूट जाए, इसलिए चर्चा करना बेहद जरूरी है। बिहार में भी उपचुनाव हुए और जिस तरीके से आरजेडी और उनके साथियों का सफाया हुआ है, उससे एक बार ये तय हो गया है कि जो संविधान, जो दलित ओबीसी विरोधी बीजेपी को बताया जा रहा था, वो सब काम नहीं कर पाया। और यही वजह है कि एनडीए के प्रत्याशियों ने चारों सीट पर बिहार में कब्जा कर लिया, जहां पर उपचुनाव हुए। इन चारों सीटों के नाम सुन लीजिए: बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी। यहां चारों जगह पर खिल गया एनडीए के प्रत्याशियों का भाग्य और शानदार तरीके से जीत दर्ज हुई है। ऐसे में हमारे साथ बिहार बीजेपी के प्रवक्ता सुमित शशांक जी मौजूद हैं। उन्हीं से समझेंगे कि किस रणनीति के तहत आप लोगों ने चुनाव लड़ा और कैसे पूरी तरीके से इन 3-4 महीनों में आपने 4 जून के बाद तस्वीर बदल कर रख दी। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि बिहार में जिन चारों सीटों पर चुनाव हुए, लग रहा था कहीं तो कहीं कड़ी टक्कर हो जाएगी, लेकिन एकदम से सफाया ही कर दिया आप लोगों ने। देखिए, राजनीतिक रूप से बिहार और बिहार के लोग, ये दोनों ही इतने सक्षम हैं, इतने समृद्ध हैं कि उनको पता है कि मूलभूत चीज़ों की जो आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए, शहरी क्षेत्र से आने वाले जो लोग हैं उनके लिए कौन अच्छे से कार्य कर रहा है, ये भी देखने की आवश्यकता थी। लालू जी का पूरा परिवार, खास करके आरजेडी पार्टी के विषय में कहूँगा कि जिस तरीके से उनको विभिन्न संज्ञाएं प्रदान की गई, विभिन्न विशेषण उनको दिया गया, लालू राज, गुंडा राज, अपराधियों की पार्टी, गुंडों की पार्टी, माफिया की पार्टी, जंगल राज, बालू माफिया की पार्टी, शराब माफिया की पार्टी और भू माफिया की पार्टी। जहां कहीं भी कोई आपराधिक घटना घटती है, आप उसके पीछे जाकर के देखेंगे तो मूल में कहीं ना कहीं राजद से जुड़े हुए लोग पाए जाते हैं। ये कहीं ना कहीं पूरे बिहार के लोगों को स्पष्ट रूप से पता है, जिस कारण से उस पुराने दौर को कोई देखना नहीं चाहता। उस पुराने दौर में जब थोड़ी सी भी हनक होती है और थोड़ा भी आभास आम जनता को होता है, आम जनता के भीतर डर भय का वातावरण आ जाता है। और जैसे ही इनके लोग थोड़े वक्त के लिए भी अगर सत्ता में आसीन होते हैं तो सत्ता की हनक तो इनके माथे पर दिखाई देती है। तेजस्वी यादव का एक विरासत में उनको लालू जी से चोरी करना प्राप्त हुआ है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना, झूठा भ्रम फैलाना, दूसरे के किए गए कार्यों को का क्रेडिट चोरी कर लेना, तो क्रेडिट चोरी की विरासत उनके पास है। लालू जी ने जिस प्रकार से भैंसों का भूसा लूट लिया, भैंसों का चारा खा गए, अलकतरा लूटने का काम किया, उसके बाद रांची के जेल में उनको कैंप करना पड़ा, और आज तो वो मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। जो व्यक्ति मुखिया का चुनाव नहीं लड़ सकता है वो भी आजकल चुनाव प्रचार कर रहा है, जिसको माननीय कोर्ट के द्वारा सजा याफ्ता मुजरिम बताया गया। तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो अपराधियों की पार्टी और कहीं ना कहीं अपराध को बढ़ाने वाली पार्टी, और दूसरी तरफ समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए जो लोग हैं। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि बिहार में जो मध्यम तबका, जिसका बहुत बड़े फेज में आपने देखा होगा कि बड़े स्तर पे पलायन होता है, और वो बड़े स्तर पे पलायन किसके काल में हुआ? ओबीसी वर्ग से आने वाले लोग, मध्यम तबके से आने वाले लोग, इनको कहीं ना कहीं लूट का एक बहुत बड़ा उनको वो कल्प्रिट हुआ करते थे, उनको लूटा जाता था, जिस कारण से उनको अपनी जमीनों को बेच करके दूसरे राज्यों में जाकर के सेटल होना पड़ता था। और उनको लूटने वाले जो लोग थे, जो लुटेरा वर्ग था, उसको कौन प्रश्रय दे रहा था? तो राजद के लोग प्रश्रय दे रहे थे। उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री के आवास पे किस तरीके से गाड़ियों की चोरी और डॉक्टर्स के अपहरण के बाद किस तरीके से नेगोशिएशन हुआ करते थे, ये भी किसी से छुपा? बिल्कुल, उन्हीं सब चीजों का जवाब जनता ने दिया है। लेकिन यहाँ पर भूमिका बहुत हो जाती है उनकी बात नीतीश कुमार की। 4 जून के बाद हर दिन ये चर्चा रही हर जगह पे कि कब नीतीश कुमार पलटी मार जाएं, कब वो बगावत कर दें, कब केंद्र की सरकार के खिलाफ हो जाएं, कुछ पता नहीं है। लेकिन ये जो उपचुनाव है, इन्होंने कहीं ना कहीं एक बार फिर से विपक्षियों को जवाब दे दिया है कि नीतीश कुमार और बीजेपी का ये वाला जो गठबंधन है, इसमें फेविकोल का जोड़। लेकिन मुझे लगता है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी के विषय में जिस प्रकार से इन लोगों ने अपशब्द बोलना प्रारंभ किया था विगत कुछ दिनों में, जो विशेषण उनको अपशब्दों के माध्यम से लालू जी के युवराज दे रहे थे,
वो कहीं ना कहीं कभी भी वो अपने पिताजी से नहीं पूछते जा करके कि क्यों भैंसों का भूसा लूट लिया, क्यों चारा चोरी किया, क्यों अलकतरा चोरी किया, क्यों बिहार में जो हेवी इंडस्ट्री जो आने वाली थी उनको उनसे भी लेवी लेना प्रारंभ कर दिया, ये नहीं कहते। लेकिन बिहार में विकास पुरुष के रूप में जिस व्यक्ति को जाना गया, जिसके कारण 24 घंटे बिजली लोगों को प्राप्त होती थी, और खास करके होली दीपावली का आज जो जब हम पर्व मनाते हैं उस समय भी 24 घंटे बिजली रहती है और गुणवत्तापूर्ण बिजली रहती है। एक बार मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि गुणवत्तापूर्ण बिजली के माध्यम से ही कहीं ना कहीं हम इंडस्ट्रीज को सेटल कर सकते हैं। और जब इंडस्ट्रीज हमारे शहरों में होंगे, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे, तो कहीं ना कहीं वो बच्चे जो बिहार के बाहर जिनका प्रतिभा पलायन हुआ था वो वापस आएंगे, अपनी जड़ों को पहचानेंगे, अपनी जड़ों के लिए काम करेंगे, अपनी जड़ों के साथ जुड़कर काम करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव और खास करके लालू परिवार ऐसा कभी नहीं चाहता, क्योंकि शिक्षा हमेशा सवाल खड़े करती है। बुद्ध और महावीर की भूमि है बिहार, गुण और ज्ञान की भूमि है बिहार। नालंदा और विक्रमशिला की भूमि है बिहार, तो नालंदा और विक्रमशिला से जिन लोगों का पलायन हुआ वो जब वापिस आएंगे तो वो सवाल करेंगे, और सवाल करेंगे कि हमारे जो इंसेस्टर्स थे उनके साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया गया। अघोषित रूप से कश्मीर से भी ज्यादा जो कश्मीरी ब्राह्मणों को जो दंश झेलना पड़ा, वैसा ही दंश बिहार के नागरिकों को झेलना पड़ा है। किसके काल में? तो इन लोगों के काल में। इन्होंने MOI समीकरण बनाया, मुसलमानों को धोखा देने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी का डर दिखाया, लेकिन मुस्लिम युवाओं के लिए क्या किया ये भी तो बता दे। बिल्कुल। मैं एक थोड़ा और बता के पूरा करूंगा। हरियाणा से एक नेता को पकड़ करके ले जाते हैं और उसको ये राज्यसभा में सांसद बनाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके क्या आर्थिक लोभ है हरियाणा में, ये कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है। लेकिन क्या बिहार में यादव वर्ग से आने वाले किसी बेटे में वो क्षमता नहीं थी क्या? क्या किसी बेटी में वो क्षमता नहीं थी क्या कि वो राज्यसभा सांसद बने? इसके पीछे स्पष्ट रूप से एक नैरेटिव है कि अगर बिहार का कोई युवा, खास करके यादव वर्ग से आने वाला कोई युवा अगर नेता बनता है तो तेजस्वी यादव की राजनीतिक हैसियत जो है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, इस कारण से उनको हाशिए पर चली जाएगी। इसकी बात लगातार होती है और कहीं ना कहीं भाई तेज प्रताप भी इसी का शिकार हो गए। लेकिन एक बार मैं पूरा चारों सीट का आपको विश्लेषण बता दूं। तरारी में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार जीत दर्ज की। सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रसाद ने बीजेपी के टिकट पर लड़कर CPI के माले के राजू यादव को चुनाव हराया। गया जिले की इमामगंज में भी केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की बहू ने अपने परिवार की विरासत को कायम रखा। उन्होंने RJD के रोशन मांझी को मात दी। जनसुराज के जितेंद्र पासवान ने इमामगंज में अच्छा खासा प्रदर्शन किया, तीसरे नंबर पर रहे। बेलागंज सीट पर RJD का 3 दशक पुराना किला ढह गया। यहां से सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वजीत सिंह को JDU की मनोरमा देवी ने हरा दिया। रामगढ़ में बीजेपी के अशोक सिंह ने बसपा के सतीश उर्फ पिंटू यादव को एक बेहद ही दिलचस्प मुकाबले में हराया। RJD प्रदेश अध्यक्ष जगन्नाथ सिंह के बेटे और सांसद सुधाकर सिंह के भाई अजीत सिंह तीसरे नंबर पर यहां रहे। तो जो बेलागंज की बात हो रही है, 3 दशक पुराना वहां पर RJD का रुतबा हुआ करता था, मतलब 30 साल अगर आप जोड़ें तो 5-6 चुनाव हो जाते हैं, उपचुनाव जोड़ लें तो और ही हो जाते। वहां पर भी कमाल कर दिया आप लोगों ने। आपने एक शब्द कहा रुतबा, रुतबा गुंडाई का होता है। हाँ। आम लोगों का रुतबा नहीं होता। आम लोग कहीं ना कहीं जमीन पे रह के काम करते हैं और जिस भाव से काम करते हैं कहीं ना कहीं वो उसी तबके से निकलते हैं और उसी तबके के लिए काम करते हैं। तो जो रुतबा बनाने वाले लोग थे उनका तो किस प्रकार से वो गायब हो गए। और ये तो लोकतंत्र है और ये संविधान की प्रति लेके घूमते हैं ना, संविधान की प्रति जो लेके तेजस्वी यादव घूमते हैं, इनसे रैंडमली पूछ दिया जाए कि संविधान खतरे में, जो बताते हैं ये संविधान में कौन सा अनुच्छेद खतरे में है, जरा ये बता दें, आपके कैमरे पे बता दें, रैंडमली किसी से भी मिलके बता दें। मैं तो चैलेंज करता हूँ। एक कहावत है बिहार में कि अंधों में काना राजा, उसको चरितार्थ करने के लिए लालू जी ने अपने बेटे को इस तरीके से आगे बढ़ाया और पूरे बिहार को जानबूझ के अशिक्षा के गर्त में ढकेलने का काम किया। ये चारों सीटें खास करके जो एनडीए के पाले में आती हुई दिखाई दे रही है, ऐसे ही तो नहीं है ना। ये कहीं ना कहीं हमने जो दृढ़ संकल्प दिखाया आम जनता के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए और अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के सपनों को जीवंत करने की लड़ाई लड़ने के लिए,
इसका परिणाम निकल करके आया है। तो कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने ही हैं बिहार में, क्या उसका लिटमस टेस्ट मान लिया जाए? और देखिए, निश्चित रूप से, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ एक लोग जो तथाकथित रूप से अपने आप को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से पेश करने की कोशिश कर रहे थे, वैसे लोगों का भी सुपड़ा साफ मैं उन्हीं पे आ रहा दिया है। प्रशांत किशोर का कुछ मैजिक चला नहीं। देखिए, उनसे पहले भी बिहार में एक बहन थी, उन्होंने भी पार्टी खोली थी। किस प्रकार से उनकी पार्टी जो है कहाँ चली गई। और आज ऐसे लोगों पे बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। पढ़ा लिखा वर्ग बहुत अच्छे से जानता है कि जिन लोगों का आइडियोलॉजिकल स्विंग है, जिनकी आइडियोलॉजी अलग अलग राज्यों में जाके अलग अलग विचारधारा के पीछे खड़ी हो जाती है नैरेटिव बिल्डिंग के लिए, तो वैसे लोगों के साथ देश के लोग और खास करके बिहार के लोग कैसे खड़े हो सकते हैं? बिहार का व्यक्ति पूछता है ना कि आपने बिहार के लिए क्या किया। बिल्कुल। जब तो आपने बिहार के लिए कुछ किया ही नहीं, तो फिर कहीं ना कहीं इसको अपशब्द बोलना, दूसरे पार्टी के विषय में कुछ गलत बोलना, फिर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बोलना, तो ये झूठ बोलने की नीति से कहीं ना कहीं बिहार के लोग और बिहार के युवा, मुझे लगता है युवाओं के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिहार के जब जाएंगे आप, तो राजनीति तो कहीं ना कहीं रगों में बसी हुई है और लोग बहुत अच्छे से समझते हैं कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। लेकिन कभी कभी बिहार की जो जनता है वो बड़ी भोली भाली है और प्रेमवश और कहीं ना कहीं जल्दी भरोसा कर लेती है ऐसे लोगों पे। तो वो भरोसा भी मुझे लगता है कि इस बार नहीं हुआ, और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग कहीं दिखाई देंगे। जो महाराष्ट्र के हालात आपको इस चुनाव में दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही ठीक है हालात। आखिरी सवाल, प्रशांत किशोर के लिए पहला एक बड़ा मंच था, चुनाव लड़ना था। प्रशांत किशोर की पार्टी में एक जो है इमामगंज में उनके प्रत्याशी तीसरे नंबर पर है, थोड़ा टक्कर देते हुए नजर है, वरना इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया प्रशांत किशोर का। बिना जातियों की बात करते हैं, संभव है प्रशांत किशोर का बिहार में राजनीतिक रूप से सरवाइव कर पाना? देखिए, मुझे लगता है कि इस चुनाव में ही बिहार की जनता ने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ही एकमात्र विकल्प है। और किसी व्यक्ति पे मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मुझे विकास की बातें करनी चाहिए। अपने बहुमूल्य शब्दों को किसी ऐसे तंत्र के लिए प्रयोग नहीं करना है जहां चीजें डिस्ट्रक्टिव होती हैं। हम कंस्ट्रक्टिव विचारधारा के लिए काम करते हैं, हमारा राज्य आगे बढ़े, लेबर सप्लाई राज्य से आगे बढ़ के हमारा राज्य भी द्वितीयक सेक्टर यानी कि लघु एवं कुटीर उद्योगों को कहीं ना कहीं उसके अंतर्गत आने वाली जो चीजें हैं उसमें आगे बढ़े। आपने देखा होगा कि बुनकर क्षेत्रों से आने वाले जो मुस्लिम परिवार के जो लोग हैं, उसमें लगभग 3 लाख बुनकरों को काम देने का काम अभी हाल में हमारी सरकार ने किया। इसके अलावा भी ड्राई पोर्ट का निर्माण होता है। इसके अलावा बहुत सारे मतलब जो इंडस्ट्रीज हैं उनका आगमन बिहार में हुआ, क्योंकि लेवी गैंग जो है उसको हमने समाप्त कर दिया। किस तरीके से आपने देखा होगा कि इसके अलावा भी कपड़ा उद्योग में भी किस तरीके से हम आगे बढ़े। तो मुझे लगता है कि बिहार की जनता अब आगे बढ़ना चाहती है। लेबर सप्लाई राज्य जो इन लोगों ने बनाया था उससे बाहर निकल। बिल्कुल, और यही वजह है कि चारों विधान उपचुनाव जो हुए वहां पर शानदार प्रदर्शन एनडीए के प्रत्याशियों ने किया और चारों सीटों पर जीत दर्ज की। उसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात भी सबने की है, बीजेपी के पदाधिकारियों ने, और बधाई भी उन्हें दी है। जेडीयू के पदाधिकारियों ने उनसे मुलाकात की और बधाई दी। और अब जिस तरीके से बिहार में कुछ वक्त बाद चुनाव होने हैं, उसका लिटमस टेस्ट से एक तरीके से माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ होता है। फिलहाल बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। सुमित जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। नमस्कार।